नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 18वीं सदी के बंगाल को पढ़ा। आज उसके हम आगे के भाग को पढ़ते हैं। हम पिछली क्लास में प्लासी के युद्ध को पढ़ चुके थे। प्लासी का युद्ध जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति पर इसके क्या परिणाम हुए, आज हम उसको देखते हैं। युद्ध के परिणाम। भारत के इतिहास में किस लिए इस युद्ध को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका पहला कारण है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना इसी युद्ध के कारण हुई। तो इसका पहला परिणाम हुआ कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। ब्रिटिश कंपनी जो अभी तक एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत में आई थी, प्लासी के युद्ध के बाद वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। ठीक है, इसका एक दूसरा परिणाम ये हुआ, बंगाल में तो अंग्रेज जीते ही जीते, उसके बाद कर्नाटक युद्ध में भी इनकी विजय इसी का परिणाम थी। कर्नाटक युद्ध में एआईसी की विजय और फ्रांसीसियों का पतन। तो ये एक महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारत में हुई और कर्नाटक युद्ध में भी एआईसी की विजय हुई और फ्रांसीसियों का पतन हो गया। फ्रांसीसी जो एक इनके प्रतिद्वंदी थे, तो इनकी प्रतिद्वंदिता इस युद्ध के कारण ही समाप्त हुई। तीसरा जो परिणाम इसका हुआ कि बंगाल में एआईसी ने कठपुतली नवाबों की क्या की? ताजपोशी की। तो बंगाल पर कठपुतली नवाबों के ताजपोशी द्वारा नियंत्रण। यानी बंगाल में अंग्रेजों ने ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाया जो उनकी कठपुतली बना, और उसके द्वारा बंगाल पर शासन किसने किया? ये एआईसी ने किया। और इसके बाद एक इसका जो परिणाम हुआ वो था, जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध को जीता, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को प्रोजेक्ट किया। यानी रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक तथा स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी। इसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत में एआईसी साम्राज्य का संस्थापक, एआईसी बोले ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक तथा स्वर्ग से उत्पन्न योद्धा कहा गया। यानी इस बात से आप समझ सकते हैं कि बंगाल में प्लासी के युद्ध की विजय का अंग्रेजों के लिए कितना महत्व था। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को इस जीत के लिए स्वर्ग से आया हुआ योद्धा की संज्ञा दी। यानी ऐसा काम क्लाइव ने कर दिया जिसकी ब्रिटिश साम्राज्य ने अभी तक अपेक्षा भी नहीं की थी। उनको नहीं लगता था कि बंगाल को हम इस तरह से कब्जा लेंगे, बिना सत्ता पे बैठे ही इसको हम निचोड़ लेंगे। ये काम किसने करके दिखाया? ये काम करके दिखाया ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके आगे हम देखेंगे अगले नवाब को, क्योंकि एआईसी ने भी अपने क्या है, कठपुतली नवाबों को
सत्ता की गद्दी पर बैठा दिया है। और इसी क्रम में सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो अगला नवाब होगा मीर जाफर। ये कब बना? 1757 में। और कब तक रहा? 1763 तक। 1757 से और 1763। असल में इसके दो कार्यकाल हैं। एक कार्यकाल तो ये होगा, एक कार्यकाल बक्सर युद्ध के समय शुरू होगा, जो इसका दूसरा कार्यकाल 1700 यहाँ पे 1763 से और 65 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मीर जाफर को इनाम मिला नवाबी का। किस लिए? क्योंकि उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन अंग्रेज कभी किसी को कुछ फ्री नहीं देते थे। उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन इसके बदले में मीर जाफर से बहुत मोटी रकम वसूल की। ऐसा कहते हैं कि जब मीर जाफर को नवाब बनाया तो एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव ने इससे बहुत सारा पैसा वसूला। और ऐसा कहा जाता है कि कई नाव सोने और चांदी की भरकर बंगाल की खाड़ी से ब्रिटेन तक गई। यानी इतना मोटी वसूली क्लाइव और वाटसन ने मीर जाफर से की। इसलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसको कहा जाता है? मीर जाफर को। किस लिए? क्योंकि जैसा क्लाइव चाहता था वैसा मीर जाफर करता रहा। इसने ये भी नहीं देखा कि तुम नवाब हो, कल को रहोगे या नहीं रहोगे। इतना ये अंधभक्त था क्लाइव का, क्योंकि ये उसके एहसान तले दबा हुआ था। ये योग्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसको सत्ता के शिखर पर क्लाइव द्वारा बैठा दिया गया। और अंग्रेजों को भी ऐसे ही गधे व्यक्ति की आवश्यकता थी बंगाल में। अब धीरे धीरे EIC बंगाल से पैसा खींचती रही, यानी राजस्व निचोड़ती रही, और धीरे धीरे बंगाल का खजाना खाली होने लगा। इसके बाद क्या हुआ? बंगाल का खजाना खाली होने लगा। और जैसे जैसे बंगाल का खजाना खाली होने लगा तो मीर जाफर पैसा देने में असफल रहा। और जब मीर जाफर पैसा देने में असफल रहा तो अंग्रेजों को वो अच्छा नहीं लगेगा। जब अंग्रेजों ने उससे और पैसे की मांग की तो वो पैसा देने में असफल रहा। इसी क्रम में 1760 में अंग्रेजों ने ये आरोप मीर जाफर पर लगाया कि वो डचों के साथ मिलकर EIC के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। तो 1760 की क्या घटना हुई? मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र के आरोप लगाकर मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। क्योंकि जब तक क्लाइव रहा, अभी यहां से क्लाइव जा चुका है। क्लाइव कहां? ब्रिटेन जा चुका है। अभी जो गवर्नर है वो इस समय पर है हॉलवेल। वेंसीट्रेट और हॉलवेल ने मिलकर मीर कासिम को नवाब बनाया है। अभी
रॉबर्ट क्लाइव का गधा कौन था? मीर जाफर। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव गया और अंग्रेजों ने और पैसे की मांग की, तो यहां पर अंग्रेजों ने सत्ता का परिवर्तन करा दिया। अभी नया नवाब किसी को बनाया गया? मीर कासिम को। और मीर कासिम जो एक कहीं जाफर की तुलना में अधिक योग्य था। मीर जाफर की तुलना में मीर कासिम अधिक योग्य था। और योग्य व्यक्ति ईआईसी को पसंद नहीं है, तो आगे चलकर इसके साथ भी वही होगा जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ। तो इसका कार्यकाल होगा 1760 से 63। इस समय ईआईसी बंगाल का गवर्नर कौन होगा? हॉलवेल। ठीक है, इस समय बंगाल का गवर्नर होगा हॉलवेल। और हॉलवेल और वेंसीट्रोट मिलकर किसको नवाब बनाएंगे? यह लिख लेते हैं कि हॉलवेल प्लस मिलकर नवाब बनाया। ठीक है, तो नवाब बनाने में अहम भूमिका वेंसीट्रोट और हॉलवेल की रही। इसके बाद अब ये दोनों भी अंग्रेज हैं, तो बिना किए तो लिए तो ये कुछ करेंगे नहीं, तो इन्होंने इसके बदले अंग्रेजों को तीन जगह मिली, जिसमें एक वर्धमान, एक मिदनापुर और एक चिटगांव। तो कौन कौन सी? चिटगांव, मिदनापुर और चिटेगांव, मिदनापुर और वर्धमान। मतलब कासिम ने नवाबी के बदले 3 जगह को अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन कासिम जो एक योग्य व्यक्ति था, जाफर की तुलना में एक योग्य व्यक्ति था, तो जैसे ही नवाब बनता है, अंग्रेजों को 3 शहर देने के बाद ये अपने राज्य को सशक्त करना शुरू करता है। इसी क्रम में ये कुछ कार्य ऐसे करता है जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आते, और यहीं से बक्सर के युद्ध की नींव रखी जाती है। सबसे पहले मीर कासिम अपनी राजधानी का परिवर्तन करता है। अगर हम इसके कार्यों के बारे में देखें तो इसके कार्यों को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले मीर कासिम क्या करेगा? राजधानी परिवर्तन। इस समय राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। राजधानी परिवर्तन कहां किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। और दूसरा इसने क्या किया? मुंगेर की किलेबंदी। कारण मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बदलने का कारण, इसका मेन कारण ये था, जो अंग्रेजों के प्रभावी क्षेत्र में आता था। मुर्शिदाबाद क्या था? अंग्रेजों के प्रभावी क्षेत्र में आता था, और यहां पर लगातार षड्यंत्र होते रहते थे। तो इन षड्यंत्रों और अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को परिवर्तित किया गया। फिर मुंगेर की किलेबंदी भी कराई गई। तो ये इसका पहला कार्य था, और जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। इसी क्रम में इसने बंगाल में तोड़दार बंदूकें और
तोपखाने, यानी बंगाल में इसने बंदूकें और तोपखाने लगवाए, तोपखानों के कारखाने लगवाए। तो ये इसका एक दूसरा कार्य था। अब अंग्रेजों को यह भी पसंद नहीं आने वाला था कि इससे अगर बंगाल की सेना मजबूत होगी तो वो अंग्रेजों को ही नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा, इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा, इसने बंगाल की सेना को यूरोपियन पद्धति पर गठित करने का प्रयास किया। एक इसका बंगाल की सेना को यूरोपियन पद्धति पर गठित करने का प्रयास किया। यानी मीर कासिम कहीं ना कहीं जानता था कि अगर अंग्रेजों से लोहा लेना है तो उनकी ही पद्धति पर एक सशक्त सेना का विकास करना होगा। इसीलिए उसने बंगाल की सेना को यूरोपीय पद्धति पर गठित करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने एक जर्मन अधिकारी वाल्टर को नियुक्त किया। यानी अब सेना गठित करनी है यूरोपीय पद्धति पर, तो ऐसा कोई अधिकारी चाहिए जिसको इस बात का एक्सपीरियंस हो। तो उसने जर्मन अधिकारी वॉल्टर को इस काम के लिए नियुक्त किया, जिससे भी अंग्रेज नाराज हो गए। तीसरा, एक काम जो मीर कासिम ने किया वो था कि 1763 में अंग्रेजों के पास जैसा दस्तक था वैसे ही अधिकार उसने पूरे बंगाल में सभी व्यापारियों को दे दिए। दस्तक जो 1717 में फर्रुखसियर द्वारा ईआईसी को दिया गया एक अधिकार पत्र था। तो 1763 में क्या किया? 1763 में दस्तक के जैसे अधिकार बंगाल के सभी व्यापारियों को दे दिए। अब इसके कारण क्या हुआ? जब अभी क्या है, अंग्रेजों को एक बढ़त थी, क्या कि वो दस्तक जैसे अधिकार रखते थे और उनको एक मिनिमम पैसा देकर पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार करने की आजादी थी। अब यही अधिकार जब बंगाल के और व्यापारियों को मिलेंगे तो वो भी व्यापार करने लगेंगे। इससे नुकसान किसको होगा? अंग्रेजों को होगा। तो अंग्रेजों को ये बात भी पसंद आने वाली नहीं थी। अब देखिए धीरे धीरे इन कारणों से क्या हो रहा है, एक युद्ध की नींव रखी जा रही है, जहां से एक निर्णायक युद्ध होगा जिससे बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण अंग्रेजों का विशेषाधिकार समाप्त। भाई दस्तक का जो विशेषाधिकार अंग्रेजों को मिला था, इसके कारण वो समाप्त हो गया। और इसी क्रम में मीर कासिम ने क्या किया? कुछ उपद्रवी जमींदारों को भी दमन किया। इसने उपद्रवी जमींदारों का दमन किया। इसी क्रम में मीर कासिम ने अंग्रेजों के एक चहीते जमींदार राम नारायण की भी हत्या करा दी। तो इसमें क्या किया? मीर कासिम ने राम नारायण की हत्या करा दी। और ये क्या था? ये अंग्रेजों का समर्थक था। इस बात से ईआईसी बहुत अधिक नाराज हुई।
तो ये कुछ कार्य है जिससे बक्सर के युद्ध की नींव रखी गई। सबसे पहला क्या है, राजधानी का परिवर्तन, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कारण क्या था, इसका कारण था अंग्रेजों का प्रभाव और वहां पर होने वाले षड्यंत्र। दूसरा, मुंगेर की किलेबंदी करना। तीसरा, बंगाल में तोड़दार बंदूकें और तोपखाने का निर्माण। जमींदारों की दमन की प्रक्रिया, जिसमें अंग्रेजों के एक समर्थक रामनारायण की हत्या करा दी। एक कारण रहा बंगाल में सेना का सशक्तिकरण करना, जिसमें एक जर्मन अधिकारी वोल्टर की नियुक्ति मीर कासिम करता है। उसके बाद जो सबसे करारी चोट अंग्रेजों को मीर कासिम ने दी वो था दस्तक को नल और वॉइड करना, यानी दस्तक के विशेषाधिकार को खत्म करना। मीर कासिम का ये सबसे बड़ा आघात था ईआईसी कंपनी को, जिसे ईआईसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके बाद इससे नाराज होकर ईआईसी एक छोटी सी टुकड़ी बंगाल के लिए रवाना करती है, क्योंकि अभी अंग्रेजों के गले तक बात आ चुकी है। अब मीर कासिम को आगे झेलना अंग्रेजों के बस की बात नहीं है। तो ईआईसी क्या करेगी, 148 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी मीर कासिम की ओर रवाना करती है, जिसे मीर कासिम बंदी बना लेता है। तो ईआईसी ने 148 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी, इसको मीर कासिम ने बंदी बना लिया। मीर कासिम इस टुकड़ी को बंदी बना लेता है। अब 1763 में इसके बाद कुछ छोटी छोटी लड़ाइयां ईआईसी और मीर कासिम के बीच होती हैं, जैसे कटवा की लड़ाई, गिरिया की लड़ाई, सूती की लड़ाई और उदय नाल की लड़ाई। तो 1763 मीर कासिम वर्सेस ईआईसी, तो 4 लड़ाई होती हैं। पहली लड़ाई होगी जो होगी कटवा की लड़ाई, दूसरी गिरिया, तीसरी जो लड़ाई होगी सूती की लड़ाई, और चौथी उदयनाल की लड़ाई। ये चारों लड़ाई कब हुई, 1963 में, जब 148 सैनिकों की टुकड़ी ईआईसी ने भेजी और उनको मीर कासिम बंदी बना लेता है। इसमें एक अधिकारी भी होता है, अधिकारी होता है एलिस, इनका अधिकारी एलिस, एलिस भी इन्हीं के साथ बंदी बना लिया जाता है। अब ये जो कटवा की लड़ाई है, इस लड़ाई जब ये लड़ाई होती है तो ईआईसी मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को दोबारा से नवाब घोषित कर देती है। यानी यहां पर क्या हुआ, ईआईसी मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को दोबारा से, मीर जाफर पहले बन चुका था क्लाइव का गधा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देती है। ठीक है, तो बंगाल का नवाब कौन हो गया, मीर जाफर, दोबारा से। किस लड़ाई में हुआ, कटवा की लड़ाई में हुआ। ये चारों लड़ाई मीर कासिम हारता है। इनका क्या परिणाम हुआ, कटवा की लड़ाई भी, गिरिया की लड़ाई भी, सूती की और उदयनाल, चारों लड़ाइयों को मीर कासिम हारता है। यानी यहां पर लिखेंगे चारों लड़ाई
मीर कासिम हारा। और जब उदयनाल की लड़ाई में मीर कासिम हार जाता है तो ये कहाँ जाता है? पटना। पटना में जाकर 148, ये कौन से सैनिक जो इन्होंने बंदी बना रखे हैं, 148 सैनिकों की हत्या कर देता है। कहां पहुंचा है? ये पहुंचा है भाग के उदयनलाल की लड़ाई के बाद पटना में, और वहां जाकर एलिस समेत 148 सैनिकों की ये हत्या कर देता है। इतिहास में इसे पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना को इतिहास में पटना हत्याकांड, ठीक है, इस इतिहास में इस कांड को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक हत्याकांड सिराजुद्दौला के समय में हुआ 1756 में, प्लासी के युद्ध से पहले। उसमें 146 सैनिक थे, लेकिन यहां पर 148 सैनिक है, ठीक है। अब मीर कासिम पहुंचता है अवध। मीर कासिम भागकर कहां पहुंचेगा? अवध पहुंचेगा। और अवध का नवाब उस टाइम पे है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला से मदद मांगेगा। सिराजुद्दौला के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि उस टाइम पर अवध एक शक्तिशाली राज्य था, उसके पास 50,000 से अधिक की सेना थी। तो मीर कासिम कहां पहुंचेगा? अवध। अवध पहुंचता है और क्या करेगा? इससे मदद मांगेगा। किसमें? युद्ध के लिए, ईआईसी के खिलाफ। अब इसके बाद होगा बक्सर